हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे महात्मा बुद्ध की एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी का नाम है द बुद्धा एंड द एंग्री मैन। बुद्धा और एक क्रोधित आदमी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वीडियो कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं स्टोरी और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकेबलरी को एंड रीडिंग स्किल्स को। सो स्टोरी गोज लाइक दिस। वन डे, एक दिन, गौतम बुद्धा एंड हिज डिसाइपल्स, गौतम बुद्धा और उसके शिष्य। डिसाइपल्स कौन होते हैं? शिष्य या फिर अनुयायी यानी कि फॉलोवर्स। तो ये जो थे वर वॉकिंग, ये चल रहे थे फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, एक गांव से दूसरे में। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, सूर्य तेज चमक रहा था। अब यहाँ टेंस कौन से आ रहे हैं ये भी आप साथ में देखते चलें। ये गौतम बुद्धा एंड हिज डिसाइपल्स सब्जेक्ट हो गया, वर लगाए, वॉकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर नीचे है द सन वॉज शाइनिंग, शाइन इज चमकना, शाइनिंग बता रहा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो सूर्य चमक रहा था, ब्राइटली मतलब काफ़ी तेज। एंड और अ जेंटल ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है हवा और जेंटल मतलब कोमल या हल्की हल्की, और हल्की हल्की जो ब्रीज है वॉज रसलिंग द लीव्स, वो पत्तों को हिला रही थी, ऑफ द ट्रीज पेड़ के। तो पेड़ के पत्तों को ये जो कोमल या हल्की हल्की हवा थी वो क्या कर रही थी? रसल कर रही थी। रसल, रसल मतलब होता है हिलाना। और पेड़ कौन से? लाइनिंग द पाथ, जो रास्ते में खड़े थे। यहाँ पे लाइनिंग द पाथ का मतलब क्या हुआ? जैसे आप इमेज में देख रहे हो, ये एक रास्ता है पाथ, और इस पाथ में आप देख रहे हो ये लाइन में सीधे सीधे खड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं लाइनिंग द पाथ। मतलब जो पथ है, रास्ता है, उसके किनारे किनारे खड़े हुए होना, उसी को बोलते हैं लाइनिंग द पाथ। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ? यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो, अच्छे वर्ड है। एक हो गया ब्रीज, ब्रीज होता है हवा, जेंटल ब्रीज हल्की हल्की हवा या मंद हवा या बड़ी कोमल हवा। रसल मतलब हिलाना, रसल द लीव्स पत्तों को हिलाना। लाइनिंग द पाथ मतलब रास्ते के साथ साथ खड़े होना। ऊपर वर्ड आया डिसाइपल्स, शिष्य यानी कि फॉलोवर्स। तो ये सारे वर्ड मीनिंग उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए। फिर क्या हुआ? द बुद्धा वॉज वॉकिंग विद हिज यूजुअल सीरेनिटी, बुद्धा वॉक कर रहे थे विद हिज यूजुअल सीरेनिटी। सीरेनिटी मतलब आता है शांति, और यूजुअल मतलब जो नॉर्मल है, आम है, जैसे वो नॉर्मली होते हैं उसमें। तो बुद्धा आम या फिर हमेशा की तरह शांति में पैदल चल रहे थे। हिज फेस ग्लोइंग, उनका चेहरा चमक रहा था, ग्लो कर रहा था, विद पीस एंड विजडम, शांति और ज्ञान से। ठीक है, बुद्धा चल रहे थे जो उनकी नॉर्मल शांति होती है उस वे में, और उसका चेहरा ग्लो कर रहा था शांति और ज्ञान से। यहाँ पर भी आप वर्ड मीनिंग याद करें। सीरेनिटी हो गया शांति, ग्लो इज चमकना, विजडम मतलब ज्ञान। नेक्स्ट है हिज डिसाइपल्स वर फॉलोइंग हिम इन साइलेंस, तो उनके अनुयायी फॉलोइंग हिम, उनका पीछा कर रहे थे, यानी कि उनके पीछे आ रहे थे। इन साइलेंस यानी कि चुपचाप। डीपली इमर्स्ड मतलब बहुत गहराई से डूबे हुए, इमर्स्ड मतलब होता है डूबा हुआ, डीपली गहराई से। किस में डूबे हुए? इन देयर थॉट्स, अपने विचारों में। एंड और एडमायरेशन और तारीफ में, यानी कि प्रशंसा में। किसकी प्रशंसा? फॉर देयर टीचर, अपने टीचर की, अपने अध्यापक की या अपने गुरु की। तो हम इसका पूरा मतलब निकालेंगे। उनके शिष्य उनके पीछे चुपचाप आ रहे थे, गहराई से डूबे हुए अपने विचारों में और अपने गुरु की प्रशंसा में। अब यहाँ पे आप कर सकते हो वर्ड मीनिंग याद। इमर्स्ड डूबा हुआ, यानी कि एब्जॉर्ब्ड, एनग्रोस्ड, ठीक है, किसी काम में मगन। एडमायरेशन प्रशंसा, तारीफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ। और उससे पहले बता दूं, अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो मेरा कंप्लीट कोर्स है इंग्लिश का, जिसमें 500 से ज़्यादा वीडियोस है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें मैंने ऑल ग्रामर के रूल्स, एडवांस स्ट्रक्चर्स, एक्टिव पैसिव नरेशन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, मतलब जितने टॉपिक होते हैं इंग्लिश के, वो सब कुछ पहले डिटेल में कवर किया है। वोकैबुलरी कवर की है, स्पोकन इंग्लिश कवर किया है। तो उसके बाद हमने स्टोरी पढ़ना शुरू किया है।
तो अगर आप इनसे कोई भी सीखना चाहता है इंग्लिश तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। बाकी डिटेल आपके सामने है और ऐप का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पर लिखा है एज, जैसे ही, दे अप्रोच्ड, वे पहुंचे, अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, अ मैन, एक आदमी, सडनली, अचानक से, अपीयर्ड, प्रकट हुआ यानी कि सामने आया। एज जो है इसके हमारे 8 यूजेस होते हैं। 8 में से पहला यूज यहाँ पे आप देख रहे हैं एज मतलब जैसे ही के रूप में। वीडियो नंबर 200 है, उसमें ये सारा कवर है एज के यूजेस। अप्रोच मतलब पहुंचना, ये सेकंड फॉर्म। दे आ गया सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अप्रोच क्या होता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि द मैरिज ऑफ माई ब्रदर इज अप्रोचिंग, मेरे भाई की शादी आ रही है। ही विल अप्रोच इन 5 मिनट्स, वो 5 मिनट में पहुंचेगा, तो अप्रोच। और सडनली, अचानक से, अपीयर इज प्रकट होना, सामने आना, तो मैन इज सब्जेक्ट, अपीयर्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे ही वे पहुंचे एक छोटे से गांव में, एक आदमी अचानक से सामने आया, प्रकट हुआ। हिज फेस वॉज रेड विद एंगर, उसका चेहरा क्रोध से लाल था। एंड और हिज आईज वर बर्निंग, और उसकी आग जल रही थी, विद रेज, क्रोध से। रेज मतलब क्रोध, मतलब बहुत ज्यादा क्रोध होता है, उसको बोलते हैं रेज। अपीयर प्रकट होना, सामने आना, अप्रोचेस पहुंचना। फिर क्या होता है, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, ही स्टॉर्म्ड, वो टूट पड़ा, टूवर्ड्स द बुद्धा, बुद्धा की तरफ। एंड बिगेन शाउटिंग, और चिल्लाने लगा। बिगेन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद शाउटिंग इज चिल्लाना। टूवर्ड मतलब की ओर। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, वैसे तूफान होता है अगर नाउन है तो, लेकिन यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब क्या है, टूट पड़ने से। तो बिना किसी हिचकिचाहट के वो बुद्धा की तरफ आगे बढ़ा या उन पे टूट पड़ा और शुरू कर दिया चिल्लाना। यहाँ पे आप याद कर सकते हैं हेजिटेशन, हिचकिचाहट, जो कि नाउन है। वर्ब होता तो हम यूज करते हेजिटेट। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। यू आर नथिंग बट अ फ्रॉड, तुम धोखेबाज के खिलाफ कुछ नहीं हो। फ्रॉड क्या होता है, धोखेबाज। द मैन येल्ड, आदमी चिल्लाया। मैन सब्जेक्ट, येल जो होता है इसका मतलब भी होता है चिल्लाना, तो वो चिल्लाया कि तुम फ्रॉड के सिवा कुछ भी नहीं हो, यू आर नथिंग बट अ फ्रॉड। ये जो बट है ये हमारा बताता है एक्सेप्ट को, मतलब उसको छोड़कर। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ आई गो टू स्कूल एक्सेप्ट मंडे, मंडे को छोड़कर मैं स्कूल जाता हूँ, तो मंडे को छोड़कर, तो एक्सेप्ट की जगह आप लगा सकते हो बट। तो ये हमने कवर किया था प्रेपोजिशन के अंदर। प्रेपोजिशन नंबर 44 या 45 समथिंग थी, आप चेक कर लेना। वीडियो नंबर 167 से 180 के आसपास है। आगे क्या लिखा है, तो ये आदमी तो चिल्लाया भी तुम फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं हो। यू मिसलीड पीपल, तुम लोगों को गुमराह करते हो। मिसलीड इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है गुमराह करना, मतलब मिसगाइड करना। और यू सब्जेक्ट है, मिसलीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो तुम लोगों को गुमराह करते हो विद योर वर्ड्स, अपने शब्दों से। यू आर जस्ट अ हिपोक्राइट, तुम केवल एक पाखंडी हो। हिपोक्राइट कौन होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, याद करना चाहिए। हिपोक्राइट मतलब पाखंडी, और इसका नाउन बनता है हिपोक्रेसी, यानी कि पाखंड, या ढोंगी बोल सकते हो, पाखंडी बोल सकते हो, हिपोक्राइट। यू आर जस्ट अ हिपोक्राइट, तुम केवल एक हिपोक्राइट हो। प्रिटेंडिंग, जो नाटक कर रहा है, टू बी, होने का, वाइस, समझदार। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो प्रिटेंडिंग, ये आईएनजी कैसे आया, ये टू बी कैसे आया, उसके बाद एक एडजेक्टिव कैसे लगा। ये हमारा वीडियो नंबर 127 से लेकर 131 या 132 तक देखना, उसमें कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट थे जिसमें ये कवर किया था। ये किस तरह से हम ये आईएनजी लगा देते हैं बीच में ही कहीं भी, फिर ये टू बी कैसे आ गया, तो इसके कुछ रूल्स हैं, तो देखना, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। न्यूज़पेपर में बहुत मिलेगा उस तरह का ट्रांसलेशन। अभी देखो सारे वर्ड मीनिंग आप याद करो। मिसलीड, अब आप देख रहे हो ये हमने वोकैबलरी के अंदर सारे कवर किए हुए वर्ड। हिपोक्राइट, पाखंडी, ढोंगी। ऐसी प्रिटेंड मतलब नाटक करना। वाइस मतलब समझदार, अक्लमंद या बुद्धिमान। फ्रॉड इज धोखेबाज। और येल मतलब चिल्लाना। और यहाँ पे अगर वर्ड याद करने हैं, देखो हिपोक्राइट तो हो गया नाउन, नाउन के साथ अ लगा दिया,
तो ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। यू मिसलीड प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बाकी इसमें कोई अलग टेंस नहीं है, सिंपल ही है। आगे देखते हैं। हियरिंग सच हार्श वर्ड्स, ऐसे कर्कश शब्द सुनकर। हार्श मतलब क्या होते हैं? बड़े ही रूखे, कर्कश। जैसे कौवे की आवाज़ कैसी होती है? कर्कश आवाज़, हार्श वॉइस होती है उसकी, तो वैसी। हियरिंग सच हार्श वर्ड्स, ऐसे कर्कश मतलब चुभने वाले या रूखे शब्द सुनकर। द डिसाइपल्स, जो शिष्य हैं, फेल्ट, उन्हें महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? अ सर्ज ऑफ एंगर, मतलब गुस्से में बढ़ोतरी। इसका वैसे ये मतलब नहीं है, वो तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ। देखो, सर्ज जो होता है, सर्ज का मतलब होता है बढ़ना। एंगर इज क्रोध, फील मतलब महसूस होना। तो ये जो डिसाइपल्स हैं, इनको क्या महसूस हुआ? क्रोध का बढ़ना। तो इसका हिंदी एक्चुअली ये बनेगा कि ऐसे कर्कश शब्द सुनकर जो डिसाइपल्स हैं उनमें क्रोध की लहर उमड़ पड़ी। ठीक है, तो क्रोध की लहर, सर्ज ऑफ एंगर या वेव ऑफ एंगर, तो उनमें क्रोध की लहर उमड़ पड़ी या उनमें क्रोध जाग गया। आगे लिखा है दे क्लेंच्ड देयर फिस्ट्स, उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अब क्लेंच का मतलब हो गया बंद कर लेना, जैसे गुस्से में जोर के मुट्ठी बंद कर लेते हैं उसको बोलते हैं, और फिस्ट मतलब मुट्ठी। तो उन्होंने क्लेंच कर लिया, अपनी फिस्ट को बंद कर लिया। रेडी, तैयार हो गए, तैयार थे। टू डिफेंड, रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए। देयर मास्टर, अपने मास्टर को, अपने गुरु को। ठीक है, तो उन्होंने अपने गुरु की रक्षा के लिए अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अब यहाँ पे वर्ड याद करो, अच्छे वर्ड है। सर्ज ऑफ एंगर यानी कि वेव ऑफ एंगर, क्रोध की लहर। क्लेंच मतलब बंद कर लेना। फिस्ट मुट्ठी। डिफेंड रक्षा करना या अपना बचाव करना। हार्श कर्कश। अब आ जाइए नेक्स्ट। हाउ डेयर दिस मैन इंसल्ट द बुद्धा, इस आदमी की बुद्धा को इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पे डेयर हमारा है मोडाल वर्ब। कैसे आता है ये ट्रांसलेशन में आपको हल्का सा बता देता हूँ। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं मोडाल में? कैन। कैन के लेसन में फिर हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर हम WH फैमिली की बात करें, कैन को उठा के हम बाहर लगाते हैं, उसके पहले लगाते हैं WH वर्ड। तो WH वर्ड फिर कैन फिर सब्जेक्ट फिर ये कैन हट गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही डेयर भी होता है मोडाल वर्ब। डेयर एक मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है, बट यहाँ पे मोडाल है। तो हमने कैन को रिप्लेस कर दिया डेयर से, जिसका मतलब होता है हिम्मत करना, हिम्मत होना। तो अब देखो WH फैमिली आ गया हाउ, फिर डेयर यू, हाउ डेयर यू, फिर इंसल्ट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऊपर देखो हाउ डेयर दिस मैन इंसल्ट, तो दिस मैन सब्जेक्ट, इंसल्ट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई इंसल्ट करने की बुद्धा की? तो ये है हमारा डेयर मोडाल वर्ब। आगे, बट टू देयर सरप्राइज, लेकिन उन्हें हैरानी हुई। द बुद्धा रिमेन्ड, बुद्धा रहे कंप्लीटली, पूरी तरह से काम यानी कि शांत। तो उन्हें सरप्राइज हुआ, उन्हें आश्चर्य हुआ। टू देयर सरप्राइज, देखो हिंदी कैसी है इसकी। इस तरह की ट्रांसलेशन आपको बहुत मिलेगी, मैंने पता नहीं कितनी बार बताया है। तो टू देयर सरप्राइज, ठीक है, तो मतलब उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, तो टू देयर सरप्राइज इस तरह से एक ट्रांसलेशन लिखी जाती है। तो उन्हें हैरानी हुई कि बुद्धा रिमेन्ड काम, वो शांत रहे कंप्लीटली, पूरी तरह से। हिज फेस शोड, तो उनके फेस ने दिखाया, शो किया। नो साइन ऑफ एंगर, क्रोध का कोई भी साइन नहीं। और डिस्ट्रेस या परेशानी, मतलब उनके चेहरे पर क्रोध या परेशानी का कोई भी चिन्ह नहीं था। साइन हो गया चिन्ह, निशानी, ठीक है, शो दिखाना। तो उनके चेहरे पर कोई भी क्रोध या डिस्ट्रेस यानी कि परेशानी का साइन नहीं था। ही स्टूड स्टिल, वो स्थिर खड़े रहे। लुकिंग एट, देखते हुए। द मैन, उस आदमी को विद डीप कंपैशन, करुणा के साथ। ठीक है, गहरी करुणा। कंपैशन मतलब होता है दया या फिर कहो करुणा। तो गहरी करुणा के साथ उस आदमी को देखते हुए वो ही स्टूड स्टिल, वो स्थिर खड़े रहे। यहाँ पे आप करो वर्ड याद, अच्छे वर्ड है। एक हो गया कंपैशन यानी कि करुणा या बहुत, जिसको आप बोलते हैं दया। डिस्ट्रेस, जिसको हम बोलेंगे परेशानी। रिमेन काम, शांत रहना। डेयर हिम्मत करना। इंसल्ट बेइज्जती करना या अपमान करना। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया? फिर क्या होता है? आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स,
कुछ पलों के बाद द बुद्धा स्पोक, बुद्धा बोले, इन अ सॉफ्ट यानी कि नर्म, ये होता है नर्म, एंड मेजर्ड यानी कि संतुलित, टोन यानी कि स्वर। तो कुछ पलों बाद बुद्धा बोले नर्म और मेजर्ड यानी कि संतुलित, टोन यानी कि स्वर में। यहाँ पे 2 वर्ड याद कर सकते हो, सॉफ्ट हो गया, नर्म, और मेजर्ड मतलब जिसको नाप के बोला जा रहा है, तोल के बोला जा रहा है, यानी कि संतुलित, टोन इज स्वर। फिर क्या हुआ, तो क्या बोले बुद्धा यहाँ से यहाँ तक, टेल मी, मुझे बताओ, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, ही सेड, तो उन्होंने कहा, इफ, अगर, समवन ब्रिंग्स यू अ गिफ्ट, अगर कोई तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आता है, ठीक है। इफ समवन सब्जेक्ट, ब्रिंग इज लाना, हमने लगा दिया एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आता है, बट लेकिन यू रिफ्यूज, तुम इनकार कर देते हो, टू एक्सेप्ट इट, इसे स्वीकार करने से, टू हुम, तो किसके पास, डज द गिफ्ट बिलोंग, मतलब ये जो गिफ्ट होगा तो ये किसका होगा। बिलोंग क्या होता है, किसी से ताल्लुक रखना, किसी का होना। जैसे मैं बोलता हूँ दिस मोबाइल बिलोंग्स टू मी, ये मोबाइल मेरा है, ठीक है। दिस मोबाइल बिलोंग्स टू मी। अब यहाँ पे बिलोंग आ रहा है, इसके साथ हमने यहाँ पे टू लिखना था, लेकिन टू को आप चाहो तो यहाँ पर भी लगा सकते हो, WH फैमिली के साथ में। तो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, whom does the gift belong to, कि ये गिफ्ट फिर किसका है, ठीक है। आप टू यहाँ भी लगा सकते थे, वो आपके ऊपर है। तो ये गिफ्ट किसका है, तो अगर कोई तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आता है बट तुम उसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हो, तो ये गिफ्ट किसका है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, द मैन वॉज टेकन अबैक, बहुत अच्छा यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है, टेकन अबैक, जिसका मतलब क्या होता है, हैरान हो जाना या हैरान रह जाना, भुचक्का रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, ठीक है। हिंदी कुछ भी निकाल लो, तो सिंपल सा मतलब है, मतलब एक तरह से चौंक जाना, उस सदमे में रह जाना। द मैन ऑब्जेक्ट है, वॉज है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। द मैन वॉज टेकन अबैक, वो जो आदमी था वो चौंक गया, बाय, किसके द्वारा, दिस अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इस अप्रत्याशित सवाल से। अनएक्सपेक्टेड की हिंदी होती है अप्रत्याशित, मतलब जिसकी उम्मीद ना की हो। तो उससे क्या हुआ, वो क्या रह गया, टेकन अबैक, वो भुचक्का रह गया, चौंक गया, आश्चर्यचकित रह गया, शॉक्ड रह गया। नेक्स्ट है हिज एंगर एक्सप्रेशन, हिज एंग्री एक्सप्रेशन, उसका जो एक क्रोधित भाव था, एक्सप्रेशन था, चेंज्ड, वो बदल गया, स्लाइटली, थोड़ा सा, एज, जैसे ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू प्रोसेस द वर्ड्स, शब्दों को समझने की। तो सीधा सा मतलब है उसका जो एक्सप्रेशन है, मतलब होता है भाव, चेंज्ड और स्लाइटली, स्लाइटली होता है हल्का सा, थोड़ा सा। तो उसका जो क्रोध का भाव था वो थोड़ा सा बदल गया, जैसे ही उसने कोशिश की प्रोसेस करने की, यानी कि अंडरस्टैंड करने की, कॉम्प्रीहेंड करने की शब्दों को, वर्ड्स को। अब यहाँ पे आप पहले वर्ड याद करो, फिर आगे बढ़ते हैं। रिफ्यूज इज इनकार करना, बिलोंग टू मतलब किसी का कुछ होना, ताल्लुक रखना उससे, अनएक्सपेक्टेड इज अप्रत्याशित, स्लाइटली इज थोड़ा सा, प्रोसेस द वर्ड्स शब्दों को समझना, एक्सप्रेशन इज भाव। यही थे इसमें वर्ड। फिर क्या होता है, देखो कितना मतलब मज़ा आ रहा है पढ़ने में, जब आपको रूल आते हो तो कहानी सुनने में भी मज़ा आता है, और स्टोरी भी आपको पता चल रही है, बहुत सारे नए नए वर्ड पता चल रहे हैं, जो आपने ट्रांसलेशन रूल सीखे हैं वो आपको A to Z देखने को मिल रहे हैं। तो इससे इंग्लिश इंप्रूव होता है। जब आप ऐसी स्टोरीज, न्यूज़पेपर रीड, ये सब करते हो और बिना ग्रामर को सीखे हुए, ग्रामर का ये मतलब नहीं है कि कितने टाइप्स के नाउन होते हैं, मेरा ग्रामर का मतलब होता है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, ठीक है, विल हैव, वुड, कैन, कुड, शुड, इनको यूज़ कैसे किया जाता है, या फिर एडवांस स्ट्रक्चर हो गए। तो इनको रूल जो होता है उनको लगाना आना चाहिए कि किस वे से, किस पैटर्न से लगते हैं, उसी को बोला जाता है ग्रामर। तो वो बहुत कंपलसरी होता है, तो सीखोगे तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ही सैड, उसने कहा, हेजिटेंटली, हिचकिचाते हुए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हेजिटेंटली। एक वर्ड आया था ना पहले, हेजिटेशन, वो था हिचकिचाहट, नाउन। यहाँ आ रहा है हेजिटेंटली, जो कि है एडवर्ब, और एक मैंने बताया था हेजिटेट, हिचकिचाना, जो कि था वर्ब। एक हेजिटेंट भी होता है, तो बाद में देखते हैं, अभी आगे देखते हैं। ही साइड, उसने कहा, हेजिटेंटली,
हिचकिचाते हुए, इफ़ अगर, आई डोंट एक्सेप्ट अगर मैं स्वीकार नहीं करता, द गिफ्ट उस उपहार को, इट स्टिल ये अभी भी, बिलोंग्स टू द पर्सन ये उसी व्यक्ति का होगा। कौन व्यक्ति? हु ब्रॉट इट जो इसे लाया। ठीक है, तो अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस गिफ्ट को, मतलब नहीं करता हूँ अगर एक्सेप्ट, तो ये स्टिल अभी भी होगा, मतलब बिलोंग्स टू किससे? द पर्सन। ये फ्यूचर कॉम्बिनेशन है, मतलब प्रेजेंट कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है बिकॉज यहाँ पे एक फैक्ट की बात हो रही है, इसीलिए हम दोनों को लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हिंदी चाहे फ्यूचर में हो। तो ये हमने किया था जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, और यहाँ पे हु है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जा रहा है पर्सन के लिए, तो ये उसी का होगा, उस व्यक्ति का। कौन व्यक्ति? हु, जो, ब्रॉट लाया, इट इसे, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट। अब करो वर्ड मीनिंग याद। हेजिटेंटली हिचकिचाते हुए, बिलोंग्स टू ताल्लुक रखना, किसी का होना, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट। द बुद्धा नॉडेड, बुद्धा ने सर हिलाया, नॉड मतलब सर हिलाना, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल, नाउ अब, इफ यू इंसल्ट मी, अगर तुम मेरा अपमान करते हो या अगर आप मेरा अपमान करते हो, बट लेकिन, आई डू नॉट एक्सेप्ट योर इंसल्ट, और मैं तुम्हारी इस अपमान को स्वीकार नहीं करता, देन तो, whom does the insult belong to, तो ये इंसल्ट किसकी हुई? ठीक है, तो ये कहा बुद्धा ने। अब यहाँ पर देखो वही whom, फिर ये सब्जेक्ट है, द इंसल्ट सब्जेक्ट हो गया, इंसल्ट यहाँ पे नाउन का भी काम कर रहा है, द लगा हुआ है इसके साथ, ये वर्ब नहीं है, इंसल्ट सब्जेक्ट है। ऐसे ही यहाँ पे जो ये इंसल्ट है ये नाउन है, वर्ब नहीं है, और बिलोंग टू तो बता ही दिया। तो बुद्धा ने सर हिलाया कि एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल, अब अगर मैं, इफ यू इंसल्ट में, अगर तुम मेरा अपमान करते हो लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करता, मतलब तुम्हारे इस अपमान को, इंसल्ट को, देन तो ये अपमान किसका है? तो ये पूछा बुद्धा ने। द मैन स्टूड, आदमी खड़ा रहा, इन स्टर्न्ड साइलेंस मतलब चौंका देने वाली चुप्पी में, साइलेंस इज चुप्पी यानी कि शांति, शांति तो नहीं कहेंगे, एकदम चुप्पी मतलब आपको पता ही है। और स्टर्न्ड, स्टर्न्ड मतलब क्या होता है? जब किसी को एक मतलब किसी ने उम्मीद नहीं की है और अचानक से कुछ ऐसी चीज सामने आ जाए तो वो क्या होता है? एकदम स्तब्ध हो जाता है, हैरान हो जाता है, चौंक जाता है। तो कह रहे हैं उस चौंकने वाली साइलेंस में, उस चौंकने के बाद जो साइलेंस होती है, तो उसमें, तो आदमी खड़ा रहा चौंकने वाले चुप्पी में। हिज एंगर बिगेन टू फेड, उसका क्रोध फेड होना शुरू हो गया। फेड तो जानते हो, रंग फेड हो जाता है, हल्का होने लगता है, कम होने लगता है रंग, तो उसका क्रोध फेड होने लगा यानी कि कम होने लगा। एज जैसे ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, किसका? द वर्ड्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा के शब्दों का। यहाँ तक क्लियर हुआ? वर्ड याद कर सकते हैं। स्टर्न्ड, ये एडजेक्टिव है स्टर्न्ड, जिसका मतलब है चौंका हुआ। ठीक है, स्तब्ध, और फेड, रंग फेड होता है, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। रियलाइज एहसास होना, बाकी सिंपल है। आगे देखते हैं। ही हैड एक्सपेक्टेड, उसने उम्मीद की थी, द बुद्धा, बुद्धा से, टू रिएक्ट विद एंगर, कि वो क्रोध में प्रतिक्रिया देंगे, रिएक्ट करेंगे क्रोध में। तो उसने उम्मीद की थी कि बुद्धा गुस्से में रिएक्ट करेंगे और या टू आर्ग्यू या बहस करेंगे, बट लेकिन इंस्टेड इसके बजाय, ही हैड बीन गिवन, उसे दिया गया था। ये ही ऑब्जेक्ट है, हैड बीन लगा है, ये गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन इसकी बजाय उसे दिया गया था अ प्रोफाउंड लेसन, एक गहरा पाठ, एक गहन पाठ या शिक्षा। प्रोफाउंड का मतलब हो गया गहरा या गहन। ठीक है, गहन जो पाठ है वो उसको मिला था। किस चीज़ का लेसन? इन सेल्फ कंट्रोल, आत्म कंट्रोल में। ठीक है, आत्म नियंत्रण बोलते हैं हिंदी में, तो उसका, एंड विजडम और ज्ञान का। तो आत्म नियंत्रण और ज्ञान का उसे गहरा लेसन दिया गया था, इंस्टेड यानी कि इसकी बजाय। किसकी बजाय? गुस्से में रिएक्ट करने या जो आर्ग्यू है वो करने की बजाय। क्लियर हुआ? यहाँ पे आप टेंस देखो, ही हैड एक्सपेक्टेड पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर हमारा ये इंस्टेड का लेसन, फिर ये हमारा पास्ट परफेक्ट का लेसन। इसमें वर्ड अच्छे हैं, याद करना चाहो तो कर सकते हो। एक्सपेक्ट इज उम्मीद होना, रिएक्ट इज प्रतिक्रिया देना, विद एंगर है तो क्रोध के साथ, इंस्टेड इज इन प्लेस ऑफ
प्रोफाउंड गहन या गहरा, सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रण, विजडम इज ज्ञान अक्लमंदी समझदारी। नेक्स्ट है द क्राउड, भीड़ जो है लुक्ड वो देखती रही, ठीक है, लुक्ड ऑन वो देखती रही। अब ये जो लुक है हम लुकिंग आईएनजी वगैरह लगाते नहीं है, हमने एक लुक का लेसन किया था वो देख लेना। फील, लुक, साउंड ऐसे 5 वर्ड थे, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई हुई है कि हिंदी कंटिन्यूस में रहती है लेकिन ट्रांसलेशन इंडेफिनेट में। द क्राउड लुक्ड ऑन, जो भीड़ थी वो देखती रही। इन ऑ का मतलब होता है हैरानी में, तो हैरानी से देखती रही। कौन सी भीड़? दैट जो हैड गैदर्ड इकट्ठा हुई थी, टू विटनेस देखने के लिए, द सीन उस दृश्य को। दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है इस क्राउड वर्ड के लिए। दैट सब्जेक्ट भी है, फिर हमने हैड लगाया, गैदर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। इस पूरे ये 2 लाइनों के सेंटेंस में हमारे 3 रूल यूज हुए। कौन कौन से? द क्राउड लुक्ड ऑन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउन, फिर ये हैड थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग अच्छे याद कर सकते हो। गैदर इज इकट्ठा होना, इन ऑ मतलब हो जाता है हैरानी में, विटनेस इज साक्षी होना देखना, क्राउड इज भीड़, सीन इज दृश्य। नेक्स्ट है द डिसाइपल्स, टू कह रहे शिष्य भी, अंडरस्टूड समझ गए, द डीपर मीनिंग जो गहरा मतलब था किसका, ऑफ देयर मास्टर्स वर्ड्स अपने गुरु के शब्दों का। एंगर एंड इंसल्ट्स, क्रोध और अपमान, ओनली हैव पावर इनमें तभी शक्ति होती है, इफ अगर दे आर एक्सेप्टेड अगर इन्हें स्वीकार किया जाता है। दे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आर लगा, एक्सेप्टेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और एंगर एंड इंसल्ट ओनली हैव पावर, ये हमारा पोजेशन का लेसन, क्योंकि हैव लगा है उसके बाद लगा है नाउन। तो क्रोध और अपमान में शक्ति होती है अगर उन्हें स्वीकार किया जाए, अदरवाइज नहीं तो। दे रिमेन ये रह जाते हैं, विद द वन उस व्यक्ति के साथ। कौन व्यक्ति? हु जो, गिव्स देम जो इन्हें देता है। हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया इस वन के लिए। हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, गिव अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, रिमेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये रह जाते हैं नहीं तो उसके पास जो इन्हें देता है। अब यहाँ पे करो वर्ड याद। अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म। दूसरा एक्सेप्ट स्वीकार करना, अदरवाइज नहीं तो। रिमेन रहना, और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। फीलिंग अशेम्ड मतलब शर्मिंदा होकर। द मैन बाउड मतलब आदमी, बाउड यानी कि झुक गया, बिफोर द बुद्धा बुद्धा के सामने। आई एम सॉरी मुझे माफ करें, ही विस्पर्ड वह फुसफुसाया। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना या कानाफूसी करना, तो वो फुसफुसाया, मुझे माफ करें। आई वॉज ब्लाइंडेड मैं अंधा हो गया था, बाय माई ओन फ्रस्ट्रेशन अपनी ही निराशा से। फ्रस्ट्रेशन इज निराशा, ऑन इज खुद का, और आई वॉज ब्लाइंडेड मतलब मैं अंधा हो गया था, ठीक है। ब्लाइंडेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, ब्लाइंड इज अंधा होना। आई वॉज ब्लाइंडेड मतलब मुझे अंधा कर दिया गया, किसके द्वारा? बाय माई ओन फ्रस्ट्रेशन। अब ऐसा तो हिंदी बोलेंगे नहीं कि मेरी फ्रस्ट्रेशन के द्वारा मुझे अंधा कर दिया गया, ठीक है। हम बोलेंगे कि मैं अंधा हो गया था। थैंक यू फॉर ओपनिंग माई आईज, मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। अब यहाँ पे वर्ड याद करो। पहला है बो करना, यानी कि बो डाउन जिसको बोलते हैं, झुकना। फील अशेम्ड शर्मिंदगी महसूस होना। विस्पर कानाफूसी करना, फुसफुसाना। ब्लाइंडेड इज अंधे हो जाना। फ्रस्ट्रेशन इज निराशा, हताशा। अब है लास्ट पैराग्राफ, एंड उससे पहले याद दिला दूं, आप में से अगर जो भी इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी डिटेल आपके सामने है। नाउ लास्ट पैराग्राफ। द बुद्धा सिंपली स्माइल्ड, बुद्धा सिंपली मुस्कुराए, एंड और कंटिन्यूड और उन्होंने जारी रखी, हिज जर्नी अपनी यात्रा। कोमा डाल के लिख रहे हैं, लीविंग बिहाइंड मतलब छोड़ते हुए, ठीक है, पीछे छोड़ते हुए। अ मैन एक आदमी को, कौन आदमी? हु वॉज नो लॉन्गर बर्डन्ड जो जिस पर अब भार नहीं था। बर्डन्ड क्या होता है?
ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बर्डन यानी कि जिस पर कोई भार हो, और लीव बिहाइंड होता है पीछे छोड़ना। तो कह रहे हैं कि बुद्धा सिंपली स्माइल किया उन्होंने और अपनी यात्रा जारी रखी, पीछे छोड़ते हुए एक आदमी को, हु वॉज नो लॉन्गर बर्डन, जिस पर अब कोई भी भार नहीं था। ये हमारा नो लॉन्गर का कॉन्सेप्ट आ गया। 3 किए थे ना हमने, नो लॉन्गर, एनी मोर और एनी लॉन्गर। तो तीनों वीडियोज इकट्ठी थी, देख लेना। तो जिस पर अब कोई भार नहीं था, बाय एंगर, क्रोध के द्वारा। बट लेकिन, एनलाइटन्ड, लेकिन वो प्रबुद्ध हो गए थे, बाय विजडम, ज्ञान से। अब यहाँ पे देखो अच्छे वर्ड है, लीव बिहाइंड इज पीछे छोड़ना, कंटिन्यू वर्ब है जारी रखना, बर्डन्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है भार होना, एनलाइटन मतलब प्रतिबुद्ध, बुद्ध होना, जैसे बुद्ध जिसको ज्ञान मिल जाता है हम बोलते हैं उसको, वो एनलाइटन्ड हो गया। तो ये था हमारा आज का एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे नए वर्ड आपने सीखे और समझ में आया होगा आपको ये स्टोरी। तो कैसी वीडियो लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियोज़ अगर और चाहिए तो वो भी बताइएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें। अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी में।